अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे देहरादून के जमीन फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी की मौत हो गई है। यूपी के सहारनपुर की जेल में मुख्य आरोपी केपी सिंह बंद था और सहारनपुर में ही केपी सिंह की संदिग्ध मौत हुई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल प्रशासन केपी सिंह को अस्पताल लेकर पहुंचा, मगर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से केपी सिंह की मौत हुई है। देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस से सरकारी जमीनों के दस्तावेज बदलकर ये गिरोह ठगी करता था। इस पूरे मामले में 18 लोग गिरफ्तार हैं और केपी सिंह इसी केस में मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी था, मगर आज केपी सिंह की संदिग्ध मौत हो गई, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बताते चले कि दून रजिस्ट्री ऑफिस में ये फर्जीवाड़ा हुआ है और दून जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सहारनपुर जेल में संदिग्ध मौत हुई है। केपी सिंह की मौत पर भी अब लगातार कई सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है रजिस्ट्री ऑफिस घपले में ये शामिल था और अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो सहारनपुर जेल में केपी सिंह की मौत पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखिए जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है, उसके बाद लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, क्योंकि ये जमीन घोटाले के जो मुख्य आरोपी है उसकी मौत हुई है। और उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और फर्जी दस्तावेजों के आतंकी कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। उधम सिंह नगर से 2 ऐसे आतंकी सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को फर्जी दस्तावेज सप्लाई कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ चले संयुक्त अभियान में रुद्रपुर से कृष्णपाल और दीपचंद को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही यूपी के रामपुर जिले के रहने वाले हैं और रुद्रपुर से अपना काला धंधा चला रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 30 सितंबर को जम्मू कश्मीर के रामबन में 2 आतंकियों को 34 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। ये हेरोइन पंजाब से लाई गई थी और इसके लिए फर्जी दस्तावेजों और गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल किया गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये फर्जी दस्तावेज उत्तराखंड के रुद्रपुर में बने हैं, जिसके बाद कार्रवाई करके दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। उसमें इंटरोगेशन में सामने आया था कि ये सारी आईडीज, नंबर प्लेट्स इत्यादि इनको रुद्रपुर उधम सिंह नगर से सप्लाई की गई हैं। तो उस सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ ने काम करना शुरू किया और उसको डेवलप किया और कल देर शाम को हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए ये पूरे बड़े पैमाने पर जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे उस मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। इनमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है रुद्रपुर से और इनके कब्जे से बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट्स, डीएल, आरसी इत्यादि मिले हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर डीबीएस कॉलेज की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। दीवार की चपेट में भाई बहन आए और दीवार में दबने से एक लड़की की मौत हो गई है। 22 साल की सुष्मिता तोमर की मौत हो गई है, जबकि लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है और अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों जौनसार इलाके के रहने वाले हैं, जबकि हादसा देहरादून के डालनवाला इलाके में हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यूएई दौरे से लौटे सीएम धामी से दिल्ली में मुलाकात की है और इस दौरान नए दायित्वधारी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत की है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि उन्होंने सीएम धामी से आग्रह किया है कि जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व से बात करके कैबिनेट विस्तार को तय किया जाए। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार पूरी तरह से सीएम का अधिकार है। मुख्यमंत्री आज बैठते हैं तो सब प्रकार की चर्चाएं होती हैं। संगठन का स्वरूप की भी चर्चा हुई है। सरकार में भविष्य के अंदर दायित्वधारी हमारे और बनने हैं, हमारे मंत्रिपरिषद का गठन होना है। इन सब विषयों पर मैंने उनसे आग्रह किया कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके यथासमय इन सब विषयों का समाधान निकलना चाहिए। कब तक मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा? यह मुख्यमंत्री जी का विचाराधीन विषय है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी राष्ट्रीय नेतृत्व से केंद्रीय नेतृत्व मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूएई दौरा खत्म हो गया है और सीएम धामी दिल्ली लौट चुके हैं। आज सुबह सीएम धामी दिल्ली पहुंचे। अपने दुबई और यूएई दौरे पर सीएम ने 15,000
475 करोड़ का उत्तराखंड में निवेश को लेकर करार किया है। सीएम धामी की मौजूदगी में दुबई में 11,925 करोड़ का एमओयू हुआ है, जबकि यूएई में 3,550 के एमओयू हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि उद्योग घराने लगातार उत्तराखंड में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। कि हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं। कॉर्बेट पार्क की पखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में दस्तक दे दी है। मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन सीबीआई फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंची है, जहां पर सीबीआई अफसरों ने फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक से लंबी बातचीत की है। सूत्रों की माने तो इस दौरान सीबीआई ने कुछ जरूरी दस्तावेज भी खंगाले हैं। सीबीआई जल्द ही अब एक के बाद एक टाइगर सफारी मामले से किसी न किसी तरह जुड़े रहे फॉरेस्ट के सीनियर अफसरों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई की दस्तक के बाद फॉरेस्ट अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है तो मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से पेड़ काटने और बिना वित्तीय स्वीकृतियों के ही निर्माण कार्य करने के इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई की एंट्री की है। धान खरीद का मौसम उधम सिंह नगर के तराई में राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कांग्रेस ने पूरी खरीद प्रक्रिया पर ही आरोप लगाया है तो राइस मिलर्स ने पिछले पेमेंट नहीं देने की भी बात कही है। कुमाऊं में तराई से लेकर भाबर तक धान की फसल तैयार हो चुकी है। कुछ जगह धान कट चुका है और कुछ जगहों पर कटने का इंतजार है, लेकिन जिन किसानों की फसल कट चुकी है वो धान खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस खरीद प्रक्रिया पर हमलावर है। देखिए, अभी सिर्फ पंतनगर का मैंने मामला उठाया था। पंतनगर के अंदर धान खरीद शुरू हुई है। मैंने अपने जिलाधिकारी को भी आज धन्यवाद दिया, वीसी को भी किया। पर उधम सिंह नगर के अंदर अभी धान खरीद के हालात बहुत खराब है। ये सरकार फेल हो गई है धान खरीद के मामले। सरकार भी मान रही है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें थी जिन्हें अब दूर कर लिया गया और खरीद शुरू हो चुकी है। कुछ राइस मिलर्स की प्रॉब्लम थी जिनका समाधान सरकार ने कर दिया है। कुछ उनके पेमेंट की दिक्कत थी, उसका समाधान कर दिया है और धीरे धीरे धान खरीद के शुरू हो गई है। मैंने अभी परसों भी सचिवों की बैठक ली और मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश किया कि आप जहाँ जाएं, जहाँ किसानों को दिक्कत हो रही वहाँ पहुँचे। दरअसल सरकार ने धान खरीद का एमएसपी तो पहले ही 21 से लेकर 2200 के बीच तय कर दिया था, लेकिन पिछले सीजन की खरीद का पेमेंट अभी तक राइस मिलर्स को नहीं हुआ है। ऐसे में राइस मिलर धान खरीद ना कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए उधम सिंह नगर से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कांग्रेस की किसान सम्मान यात्रा का दूसरा चरण रुड़की के नारसन बॉर्डर से शुरू हुआ और रुड़की एसडीएम चौक पर यात्रा का समापन हुआ। पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर इसमें शामिल हुए और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान भी पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो सड़कों पर प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले झबरेड़ा में कांग्रेस ने किसान सम्मान यात्रा निकाली थी। हम निरंतर लड़ेंगे और यदि तब भी नहीं मानेंगे 2024 में हम कमर कस करके वो सरकार लाएंगे, वो प्रतिनिधि लाएंगे जो लोग हमारी मांगों को, किसान की मांगों को पूरा करवाएंगे। इन्होंने कहा था कि सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक अच्छा संकेत संदेश मिला था, लेकिन वो सारे सपने धूल धूसरित हो गए। पूर्व सीएम हरीश रावत अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन अचानक पाकिस्तान और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आया उनका बयान सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की तरफ से अचानक आए इन बयानों से नुकसान किसे होगा, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत के बयानों की टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है।
कांग्रेस पर बीजेपी मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती है और उसी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत के दो बयानात हैं। एक, हरीश रावत कहते हैं पाकिस्तान की सोच वीर सावरकर की थी जिसे जिन्ना ने अंजाम तक पहुंचाया। दूसरा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की छुट्टी को लेकर उन पर लगने वाले आरोप झूठे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इन मुद्दों का फायदा किसने उठाया और किसे नुकसान हुआ, ये बहस का मुद्दा है। पर सवाल यह है कि अचानक पूर्व सीएम हरीश रावत को ऐसे बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं इस तरह के बयानों से कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा न हो जाए। देखिए, हम कोई दौड़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सत्य सामने आना चाहिए। यदि सत्य से नुकसान भी होता है तो हम वो नुकसान सहेंगे, क्योंकि भाजपा की तरीके से हम झूठ के गर्व से पैदा नहीं हुए। हम तो सत्य, अहिंसा, शांति के गर्व से पैदा हुए लोग। हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस सच के लिए नुकसान सहने को भी तैयार है, लेकिन बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोल सकती। पर बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत बयान देकर भूल जाते हैं और सफेद झूठ का नुकसान कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। अब उम्र का भी तकाजा है और शायद अपनी कही हुई बातें को भूल जाते हैं। अक्सर कांग्रेस पार्टी को उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर वगैरह से दिखाना चाहिए। राजनीति में बयानों की टाइमिंग का कभी पार्टियों को फायदा होता है तो कभी नुकसान। ऐसे में कांग्रेस नेता हरीश रावत के पाकिस्तान, नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े बयानों का नफा हो गया नुकसान, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चारधाम यात्रा अपने अंतिम दौर में है, लेकिन केदारनाथ को लेकर यात्रियों का जोश कम नहीं हुआ है। इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहां अब तक दर्शन किए हैं, जो कि अब तक के इतिहास में रिकॉर्ड है। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है, ठंड बढ़ रही है और इसके बाद करीब 7,000 भक्त रोज केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री जो है पहुंच रहे हैं। 16,12,089 से अधिक भी तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए अब तक पहुंच चुके हैं और अभी 1 महीने पूरे यात्रा जो है वो संचालित होनी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्रा का जो आंकड़ा है कपाट बंद होने तक 17 लाख पहुंच सकता है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। चारों धाम की यात्रा की बात करें तो पिछले साल 46 लाख तीर्थ यात्री पहुंचे थे, लेकिन इस बार 50 लाख से ऊपर तीर्थ यात्री चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। अल्मोड़ा में भी रामलीला की शुरुआत हो गई है और शहर लगभग 12 जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें कलाकार मंच के साथ ही गायन भी खुद कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 150 साल पहले से रामलीला का इतिहास जुड़ा है और भद्रेश्वर में सबसे पहले 1860 में रामलीला का मंचन हुआ था। तब रामलीला का मंचन लालटेन और छिलके जलाकर किया गया था। रामलीला में हिस्सा लेने वाले कलाकार 1 महीने तक देर रात प्रैक्टिस करते हैं और कलाकार भैरवी, श्याम कल्याण, जय जयवंती, ठुमरी, परज, विहाग सहित कई राग को खुद गाकर रामलीला में अभिनय करते हैं। तो वैसे बचपन से ही पाठ खेलता हूँ। जब से 4-5 साल का था तब से बंदर बनना शुरू किया और धीरे धीरे करके आज इतने साल यहाँ हो गए हैं। 43 साल मेरी उम्र हो गई है, तो लगातार ही मैं पाठ खेलता हूँ। पहले विश्वामित्र, जनक, राजा, शीलनिधि और अन्य प्रकार के यहाँ पाठ खेले जाते हैं। मैं खेल रहा हूँ। अल्मोड़ा में लगभग 12 से ज्यादा जगहों पर रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन नंदा देवी की रामलीला सबसे पुरानी रामलीला मानी जाती है, जहाँ पर कलाकार कई पीढ़ियों के मंचन करते हैं और इस रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक आते हैं और देर रात तक बैठकर रामलीला का आनंद लेते हैं। क्योंकि पहले रामलीला भद्रेश्वर से होते हुए आई है। भद्रेश्वर के बाद त्रिपुरा सुंदरी के बाद नंदा देवी प्रांगण में आई और नंदा देवी प्रांगण में इसको पूरे 163 वर्ष हो चुके हैं और इस वर्ष हम 164वें वर्षों में प्रवेश कर चुके हैं। और नंदा देवी रामलीला रागों पर आधारित है। यहाँ
वरिष्ठ लोग भी इस मामला में प्रतिभाग करते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपने साथ कई इतिहास समाये हुए है। रामलीलाओं का मंचन हो या फिर दशहरे में रावण परिवार के पुतले, सब यही देखने को मिलता है और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को आज भी संजोए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के हर्षिल में एप्पल फेस्टिवल का आगाज हो गया है। अगले 2 दिन तक यहाँ तरह तरह के सेब की प्रदर्शनी होगी और इलाके की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। वाइब्रेंट विलेज घोषित हो चुके हर्षिल में सेब महोत्सव का आगाज हुआ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसकी शुरुआत की। इस दौरान यहाँ इलाके के सेबों की प्रदर्शनी लगाई गई और तरह तरह के सेब लोगों के सामने रखे गए। एप्पल फेस्टिवल में स्थानीय संस्कृति की भी झलक देखने को मिली और बड़ी संख्या में किसान यहाँ शामिल हुए। और इलाके में सेब के विकास को लेकर बातचीत हुई। प्रशिक्षण में किसानों को भेजते हैं तो जो अविकसित क्षेत्र है हमारे, जो विकसित नहीं हो पाए कृषि के क्षेत्र में, उनको भी प्राथमिकता दी जाए। जैसे हिमांचल या माना पंतनगर, जहाँ जहाँ भी हमारे कृषक प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। वास्तव में किसानों के लिए अगर चिंता कर रही है तो मोदी सरकार कर रही है, किसानों के लिए चिंता कर रही है तो मुश्किल से हमें की सरकार कर रही है। लगातार किसानों के बीच में हम जाकर कर रहे हैं। सेब महोत्सव के लिए बाहर से भी यहाँ लोग पहुँचे थे और मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि उत्तराखंड के सेब को देश दुनिया में बड़ी और अच्छी पहचान मिले और सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हो। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। टिहरी में प्रशासन द्वारा NH-94 की अनदेखी यात्राओं पे भारी पड़ सकती है। आपको बताते चलें कि देखिए किस तरीके से यात्रियों पर यह अनदेखी भारी पड़ सकती है और NH पर बने करीब 15 स्लाइडिंग जोन का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जिस कारण आए दिन मलबा गिरने से हाईवे बंद हो रहा है। NH-94 पर नरेंद्र नगर खाड़ी और साथ ही ऑल वेदर रोड के चलते बनाए गए स्लाइडिंग जोन से लगातार मलबा गिर रहा है। वहीं NH-58 पर भी तोता घाटी मुल्या गांव के पास भी लगातार पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। मलमा जब गिरता है तो मलमा को आधा खत्म नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो बारिश जब होती है तो मलमा आधा से ज्यादा आ जाता है। इसके साथ ही जगह जगह हमारी टीम तो तैनात है ही, जैसे भी मौका मिलता है बारिश रुकती है हम लोग रास्ता खोलने की कार्रवाई करते हैं। और अभी करेंटली हमारे दोनों NH खुले हुए हैं, रास्ते ओपन है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि बीच में ऐसे कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफी क्रिटिकल हो रखे हैं, उन पर हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। पुलिस की भी तैनात। इंटरनेट के इस दौर में भले इंसान खुद में सिमट गया हो, लेकिन पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में हालात बिल्कुल उलट नजर आते हैं। आलम यह है कि इंटरनेट के खातिर पूरा गांव एक ही छत के भीतर नजर आता है और ये नजारा 80 के दशक में टीवी देखने वालों की याद दिलाता है। ये नजारा है चीन बॉर्डर के करीब बसे नाबी गांव का। यहाँ ग्रामीण देर रात तक एक छत के नीचे मोबाइल के जरिए बाकी दुनिया से जुड़ने की जद्दोजहद में। असल में पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में सरकार ने इन इलाकों में एक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम मुहैया कराया है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट एक फिक्स रेंज में ही काम करता है और यही वजह है कि शाम होते ही इन इलाकों में लोग कुछ ऐसे ही एक छत के नीचे जमा होने लगते हैं। कोई इंटरनेट कॉल से अपनों से जुड़ता है तो कोई सोशल मीडिया से रूबरू होता है। ये नजारा गिने चुने बॉर्डर के गांव में ही देखने को मिलता है। ग्रामीण पूरे समूह में देर रात तक खुद को सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम के करीब रखते हैं ताकि देश और दुनिया से रूबरू हो सके। ये नजारा कुछ ऐसा ही है जैसा 80 के दशक में टेलीविजन को लेकर दिखाई देता था। विजुअल मीडिया के इतिहास में ये वो दौर था जब गिने चुने लोगों के पास ये टीवी हुआ करती थी, तो ऐसे में गांव या मोहल्ला सभी का जमावड़ा टीवी पर ही लगा रहता था और आज दशकों बाद सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लोगों का जमावड़ा एक जगह पुराने दौर की याद दिला रहा है। दिक्कत तो सर ये 10-15 आदमी से ज्यादा सर कनेक्ट नहीं हो पाती है सर। अगर ज्यादा लोग हो जाते तो फिर ढंग से बात नहीं हो पाती है
और उससे वो नहीं हो पाते। अगर इससे ज़्यादा और बढ़ा के वो करते या टावर लग जाता तो उसमें फिर ये दिक्कत खत्म हो जाएगी सर हमारा। सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम की अपनी सीमाएं भी हैं। इस सिस्टम में एक बार में सिर्फ 14 यूजर ही ढंग से काम कर पाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। ऐसे में बॉर्डर के ग्रामीण भी अब देश के अन्य हिस्सों की तरह इंटरनेट यूजर बनना चाहते हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी फरियाद आखिर कब तक पूरा करती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।